बच्चों, बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य में हमारा चल रहा था आधुनिक काल की छायावादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की जो रचना आंसू नामक जो काव्य रचना का कुछ अंश हमारे सिलेबस में रखा था, उसमें से कुछ पद हम पढ़ चुके थे। जिसमें लास्ट हमारा पद चल रहा था, झंझा झकोर गर्जन था, बिजली की नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को आज सबने घेरा डाला। तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं अपनी उस प्रियतमा के वियोग में, क्योंकि आत्माभिव्यक्ति है, कवि ने अपनी स्वयं की जो अनुभूति है प्रियतमा के वियोग में स्वयं की जो अनुभूति है उसको व्यक्त किया है। तो वो कह रहा है झंझा झकोर गर्जन था, बिजली की नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने घेरा डाला। जिस तरह प्रकृति, सुनसान प्रकृति में जिस तरह तूफान आ जाता है और वो संपूर्ण प्रकृति को झकझोर देता है, और झकझोर दे करके वो मान लीजिए जैसे आंधी तूफान आ जाते हैं, बादल बन जाते हैं, बिजलियाँ कड़कने लग जाती है, गर्जना होने लग जाती है, फिर वो बरसने लग जाते हैं, मतलब इस तरह वो सुनसान प्रकृति में इस तरह की हलचल पैदा कर देते हैं। उसी तरह उस प्रियतमा की स्मृति, उसकी जो यादें हैं, उन्होंने भी मेरे सुनसान हृदय को इस तरह सुन्न पा करके और उन पर इस तरह का डेरा डाल दिया जैसे मेरे हृदय है उसमें भी तूफान आ गया, झंझा झकोर, और वो इस तरह झकझोर हो गया प्रियतमा की स्मृतियों से। वो झकझोर होने का मतलब है दुखी हो गया, व्यथित हो गया, और व्यथित होकर के और वो भी आंसुओं के रूप में बरसने लग गया। यहाँ बताने के बाद अब अगला जो पद है हमारा जयशंकर प्रसाद जी का, जिसमें भी वो इसी तरह अपनी आत्माभिव्यक्ति करते हुए और उस प्रियतमा के वियोग में अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, बतला रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, घिर जाती प्रलय घटाएं कुटिया पर आकर मेरी, तमचूर्ण बरस जाता था छा जाती अधिक अंधेरी। देखिए प्रियतमा के वियोग में अपनी जो दशा है उसको बतलाते हुए जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं घिर जाती प्रलय घटाएं, कि जैसे ही मैं उस प्रियतमा की जो संयोग की जो स्मृतियाँ हैं, संयोग के जो क्षण हैं, उनको जैसे ही मैं स्मरण कर लेता हूँ तो घिर जाती प्रलय घटाएं। तो मानो ऐसा लगता है कि मेरी हृदय रूपी जो कुटिया है, कुटिया पर आकर मेरी, अर्थात मेरी हृदय रूपी कुटिया पर जैसे ही मैं उस प्रियतमा के उन संयोग की जो स्मृतियां हैं, यादें, उनको जब मैं स्मरण कर लेता हूं तो घिर जाती प्रलय घटाएं। तो मानो ऐसा लगता है कि मेरी हृदय रूपी कुटिया पर प्रलय की घटाएं छा जाती हो। प्रलय की घटाएं छाने का मतलब है कवि को विभिन्न प्रकार की समस्याएं दिखाई देने लग जाती है। उस प्रियतमा के संयोग में कवि के सामने जो भी समस्याएं थी, वो समस्याएं बिल्कुल निर्विघ्न हो लगती थी कवि को, अर्थात समस्याएं हैं वो भी मानो कवि के लिए वो समस्याएं भी मानो सुख का काम करती थी। लेकिन आज उस प्रियतमा के वियोग में जैसे ही उसकी जो संयोग के क्षण है जब मैं स्मरण कर लेता हूँ तो उस प्रियतमा के वियोग में मानो वो संयोग के क्षण हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे मानो मेरी हृदय रूपी कुटिया पर आकर के और क्या कर रहे हैं, घिर जाती प्रलय घटाएं कुटिया पर आकर के, अर्थात उसकी जो यादें हैं वो आज मेरी हृदय रूपी कुटिया पर आकर के और वो प्रलय के रूप में घिर जाती है। प्रलय का मतलब विभिन्न प्रकार की समस्याओं के रूप में छा जाती है। घिर जाती प्रलय घटाएं कुटिया पर आकर, तमचूर्ण बरस जाता था छा जाती अधिक अंधेरी। तमचूर्ण बरस जाता था, तमचूर्ण का मतलब अंधकार का चूर्ण चारों ओर बरस जाता है, अर्थात आज उस प्रियतमा के तमचूर्ण बरसने का मतलब विभिन्न प्रकार की समस्याएं वो मेरे को फैली हुई दिखाई देती है। तमचूर्ण बरस जाता था छा जाती अधिक अंधेरी, और मेरी हृदय रूपी कुटिया पर और भी ज़्यादा अंधकार छा जाता है। अंधकार का मतलब है निराशा छा जाती है। यहाँ अंधकार है वो निराशा का प्रतीक है, अगर समझे, और तम है वो अंधकार का प्रतीक है, समस्याओं का प्रतीक है। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरह मैं उस प्रियतमा का जब स्मरण कर लेता हूँ तो मेरी हृदय रूपी कुटिया है उस पर उसकी वो संयोग की जो स्मृतियाँ हैं वो जब मैं याद कर लेता हूँ तो आज वो वियोग में वो स्मृतियाँ हैं वो प्रलय के रूप में छा जाती है। तमचूर्ण बरस जाता और मानो मेरे को चारों ओर और भी ज़्यादा समस्याएं फैल जाती है। घिर जाती अधिक अंधेरी, और मेरी उस हृदय रूपी कुटिया के आगे और भी ज़्यादा समस्याएं हैं वो इस तरह घिर जाती है। तमचूर्ण बरस जाता छा जाती अधिक अंधेरी, अर्थात और भी ज़्यादा निराशा छा जाती है, और भी ज़्यादा मैं निराश हो जाता हूँ। आगे फिर कवि कह रहा है, बिजली माला पहने फिर मुस्काता था आंगन में, हाँ कौन बरस जाता था रसबूंद हमारे मन में। अब देखिए एक तरफ तो वियोग की अवस्था को स्मरण कर रहा है कवि कि आज उस प्रियतमा के वियोग में जब मैं उसकी इस तरह की उन स्मृतियों को याद करता हूँ तो मेरे हृदय रूपी जो कुटिया है उससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं छा जाती है, और तमचूर्ण बरस जाता और भी ज़्यादा समस्याएं फैल जाती है, छा जाती है अधिक अंधेरी, और मेरी हृदय रूपी जो कुटिया है उसमें और भी ज़्यादा निराश हो जाता है, हताश हो जाता हूँ। आगे कवि उस संयोग के क्षणों को याद करता हुआ कह रहा है, बिजली माला पहने फिर मुस्काता था आंगन में,
देखिए संयोग के क्षणों को कह रहा है कि जिस समय प्रियतमा मेरे पास थी उस समय तो उसकी जो दांतों की मुस्कुराहट है, वो दांतों की मुस्कुराहट है वो भी बिजली जैसी चमकती रहती थी। बिजली माला पहने फिर मुस्कुराता था आंगन में, और ऐसी उस बिजली की माला को पहने हुए वो प्रियतमा है, वो मेरे हृदय रूपी आंगन के ऊपर मुस्कुराती रहती थी। देखिए संयोग के क्षणों को याद किया है कवि ने। जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि जिस समय प्रियतमा उसके पास थी उस समय तो मानो बिजली की माला पहने हुए उसका जो चेहरा है, उसके लिए कहा है उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा है, उसको याद करते हुए कवि कह रहा है कि बिजली माला पहने फिर मुस्कुराता था आंगन में। अर्थात उस समय तो वो बिजली की माला की तरह, बिजलियों की पंक्तियों की तरह उसकी जो दंत पंक्ति है वो मुस्कुराती हुई मेरे हृदय रूपी आंगन पे इस तरह छाई हुई रहती थी। बिजली माला पहने फिर मुस्कुराता था आंगन में, हाँ कौन बरस जाता था रसबूंद हमारे मन में। उस समय पता नहीं ऐसा कौन सा, हाँ कौन बरस जाता था रसबूंद हमारे मन में। हमारे मन में, एक दूसरे के मन में ऐसा प्रेम रूपी रस है वो बरसता रहता था। ऐसा संयोग के क्षणों को याद किया कवि ने। जिस समय प्रियतमा उसके पास थे उस समय तो उसकी जो मुस्कुराहट है वो कवि के हृदय रूपी आंगन पे इस तरह से, हृदय रूपी आंगन पे इस तरह से गिरती रहती थी, और उस समय पता नहीं ऐसा कौन सा प्रेम रूपी रस था जो उन दोनों के मन में बरसता रहता था। आगे फिर कवि कह रहा है, देखिए एक तरफ संयोग के क्षण है तो एक तरफ वियोग के क्षणों को याद करता हुआ फिर कह रहा है कवि, तुम सत्य रहे चिर सुंदर मेरे इस मिथ्या जग के, थे केवल जीवन संगी कल्याण कलित इस मग के। देखिए फिर आगे फिर उस प्रियतमा को जो रहस्यवाद के रूप में अज्ञात सत्ता बन चुकी है, परमात्मा रूपी प्रियतम के पास पहुंच चुकी है, परमात्मा बन चुके हैं, ऐसी उस सत्ता को याद करते हुए कबीरदास जी, जयशंकर प्रसाद जी फिर कह रहे हैं, तुम सत्य रहे कि हे प्रियतमा तुम बहुत सही रही, तुम सत्य रहे चिर सुंदर, तुम चिर हमेशा के लिए सुंदर रही। क्यों? मेरे इस मिथ्या जग के, अर्थात मेरे इस मिथ्या जग का मतलब है सांसारिक विषय वासनाओं से भरे हुए, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से भरे हुए संसार के बजाय तुम बहुत सही रही, सत्य रही, चिर सुंदर रही, जो तुम इस मिथ्या जग को छोड़ करके, सांसारिक विषय वासनाओं से भरे हुए, पीड़ाओं से भरे हुए संसार को छोड़ करके तुम उस परमात्मा रूपी प्रियतम के पास पहुंच गई, इसलिए तुम बहुत सही रही, सत्य रही, चिर सुंदर रही। थे केवल जीवन संगी कल्याण कलित इस मग के, हम दोनों थे जीवन संगी, हम केवल जीवन संगी थे, जीवन में कुछ दिनों के लिए साथ साथ रहे थे केवल जीवन संगी कल्याण कलित इस मग के, कल्याण से युक्त इस जीवन रूपी रास्ते में हम कुछ दिनों के लिए जीवन संगी थे। ऐसे उन जीवन संगी में तुम बहुत सही रही, जो इस मिथ्या संसार को छोड़ करके और उस परमात्मा रूपी प्रियतम के पास चली गई, तुम सत्य रही, चिर सुंदर रही। इस तरह उस प्रियतमा के वियोग में वो वियोग के क्षणों को याद करते हुए कह रहे हैं, फिर आगे फिर संयोग के क्षणों को याद करते हुए फिर कह रहे हैं कभी, मधुरा का मुस्काती थी पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। अब देखिए यहाँ जयशंकर प्रसाद जी उस प्रियतमा की जो पहली जो मुलाकात हुई थी, पहली जो भेंट हुई थी, उसका स्मरण करते हुए कह रहे हैं आज उसके वियोग में। देखिए क्या कह रहे हैं, मधुरा का मुस्काती थी पहले देखा जब तुमको, कि हमारी तुम्हारी, उस प्रियतमा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं जो अज्ञात सत्ता के रूप में परमात्मा का रूप बन चुकी है, रहस्यवाद है, तो उसको संबोधित करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं, वो जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं, मधुराका मुस्काती थी, कि पहली बार जब हमने तुमको देखा तो उस समय मधुराका, मधुराका का मतलब होता है कि बसंत काल की चंद्रमा की, बसंत काल की चंद्रमा की चांदनी के समान मधुराका मुस्काती थी पहले देखा जब तुमको। अर्थात पहली बार जब मैंने तुमको देखा तो तुमने मेरी तरफ मुस्कुराहट के साथ देखा, उस समय तुम्हारी जो मुस्कुराहट है वो मेरे को इस तरह लगी जैसे मानो बसंत के महीने की पूर्णिमा की चंद्रमा की वो चांदनी हो। और देखिए बसंत के महीने की जो पूर्णिमा की चंद्रमा की जो चांदनी होती है वो शीतल, सुखदायक और अनुकूल होती है। तो जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि प्रियतमा की जो पहली मुलाकात थी, पहली जो भेंट थी, उसमें उनकी जो मुस्कुराहट है वो मेरे को इस तरह वसंत काल की वो चंद्रमा की चांदनी के समान अनुकूल, सुखदायक और इस तरह से शीतल लगी। अगर तो उस बात का स्मरण करते हुए कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी, मधुराका मुस्काती थी पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब गए तुम लगे उसी क्षण हमको। अर्थात उस समय, अर्थात जब पहली बार मुलाकात हुई, पहली मुलाकात में आपकी जो मुस्कुराहट है जो मेरे को इस तरह अनुकूल लगी, उस समय मानो मेरे को ऐसा लगा जैसे परिचित से जाने कब के, कि हम दोनों की जो भेंट है, वो पहली जो भेंट है वो ऐसी लगी जैसे मानो हम पता नहीं कब के परिचित हैं, अर्थात हम पहले से ही एक दूसरे से परिचित से हैं। परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको, अर्थात तुमने इस तरह
मेरी ओर देख करके जब तुम इस तरह मुस्कुराई, तो उस मुस्कुराहट को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी जो मुलाकात है वो पहली नहीं, हम पहले से ही एक दूसरे से परिचित हों, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। अर्थात उस क्षण जिस समय तुम मुस्कुराई थी उस क्षण तुम हमको ऐसी लगी जैसे मानो हम कभी पहले से ही परिचित हैं, हमारी पहली मुलाकात नहीं है बल्कि हम पहले से ही परिचित हैं, ऐसा तुम्हारी वो मुस्कुराहट को देखकर मुझे लगा। अब ये संयोग के क्षणों को याद किया है कवि ने। फिर आगे देखिए, कवि फिर कह रहा है, परिचय राका जल निधि का जैसे होता हिमकर से, ऊपर से किरणें आती मिलती है गले लहर से। अब देखिए जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं उस प्रियतमा से जब पहली मुलाकात हुई तो वो पहली मुलाकात उनको ऐसे लगी जैसे मानो हम कभी काफ़ी समय पहले से ही परिचित हैं। उसी बात का बताते हुए फिर कह रहे हैं जयशंकर, परिचय राका जल निधि का जैसे होता हिमकर से। परिचय राका जल निधि का, जिस तरह से परिचय होता है राका जल निधि का, राका का मतलब होता है पूर्णिमा की रात्रि, पूर्णिमा की जो रात्रि के दिन जिस तरह जल निधि यानी समुद्र की लहरों का परिचय होता है जैसे होता हिमकर से, चंद्रमा से। अब आपने देखा होगा कि पूर्णिमा को और अमावस्या को समुद्र का जो पानी होता है उसमें ज्वार उठता है, क्योंकि पूर्णिमा को और अमावस्या को जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होते हैं तो उस समय समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो ज्वार भाटा आता है तो समुद्र का जो पानी है वो ऊंची लहरों के माध्यम से और ऊपर चंद्रमा की तरफ जाता है। तो कवि यहाँ प्रकृति चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि पहली हमारी जो मुलाकात है वो हमको ऐसे लगी जिस तरह परिचय राका जल निधि का, जिस तरह परिचय होता है, राका यानी होता है कि पूर्णिमा की रात्रि में जिस तरह चंद्रमा की चांदनी का जो परिचय किससे होता है, जल निधि का। जल निधि का मतलब होता है कि समुद्र की लहरों से। तो परिचय राका जल निधि का जैसे होता हिमकर से, हिमकर चंद्रमा से, अर्थात जिस तरह से पूर्णिमा की रात्रि में समुद्र की उन लहरों का परिचय है वो जिस तरह चंद्रमा से होता है। आपने देखा होगा कि जैसे पूर्णिमा की जो रात्रि होती है उस पूर्णिमा की रात्रि में समुद्र के पानी में ऊंची ऊंची लहरें आती है और वो ऊंची ऊंची लहरें मानो ऐसा लगता है जैसे मानो ऊपर से तो चंद्रमा की किरणें उन लहरों से मिलने के लिए आ रही हो, नीचे से समुद्र के पानी की वो लहरें हैं वो ऊपर चंद्रमा की किरणों से मिलने जा रही हो। तो इस तरह जिस तरह किरणों का और लहरों का जिस तरह परिचय होता है उसी तरह मानो हमारी जो पहली मुलाकात है वो भी उसी तरह थी जिस तरह से मानो समुद्र की लहरें और चंद्रमा की किरणों का मिलन हो। अब देखिए यहाँ प्रियतमा की जो भेंट है, प्रियतमा की जो मुस्कुराहट है, मुस्कुराहट की जो छवि है वो तो चंद्रमा की चांदनी के समान है और कवि की जो हृदय की जो हिलोरें हैं वो समुद्र की लहरों की तरह है। तो कवि कह रहा है कि परिचय राका जल निधि का जैसे होता है हिमकर से, ऊपर से किरणें आती मिलती है गले लहर से। जिस तरह चंद्रमा की जो किरण है वो तो ऊपर से उतर करके और नीचे आती है समुद्र के पानी में, और नीचे से समुद्र की जो लहर है वो ऊपर उठ करके और चंद्रमा की किरणों से मिलने के लिए जाती है। तो उसी तरह यहाँ कवि ने कहा है कि जिस तरह से समुद्र की लहरें और चंद्रमा की किरणें हैं वो इस तरह से ऊपर से नीचे आकर एक दूसरे से मिलती है, उसी तरह हमारी और तुम्हारी जो पहली मुलाकात है वो भी इसी तरह थी। आगे देखिए, फिर आगे कह रहा है कवि, गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे, मैं इठला उठा अकिंचन देखा जो स्वप्न सवेरे। अब देखिए, अब पहली जो मुलाकात थी वो मुलाकात किस तरह से थी उसका वर्णन करते हुए फिर जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं, गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे, कि मैं उसी दिन गौरवान्वित हो गया था उस दिन मेरे को गर्व हुआ। किस दिन? गौरव था नीचे आए, जिस दिन तुम नीचे आने का मतलब है मुझ जैसे अकिंचन व्यक्ति से इस तरह आपने आगे से जब प्रस्ताव रखा, प्रेम का प्रस्ताव रखा तो गौरव था, मुझे गौरव हुआ। नीचे आने का मतलब है मुझ जैसे व्यक्ति के स्तर के अनुकूल जब तुम आए, अर्थात तुम्हारा जो स्तर था वो बहुत ऊंचा था, तुम सुंदर थी, रूप से रूप में सुंदर थी, मेरा स्तर था वो नीचा था। तो तुम अपने उस उच्च स्तर को छोड़ करके जब मुझ जैसे व्यक्ति के अकिंचन का मतलब है नाम मात्र के उस व्यक्ति के पास जब तुमने इस तरह प्रेम का प्रस्ताव लेकर आए तो उस बात को लेकर मुझे गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे। हे प्रियतम, तुम पहली मुलाकात में मुझ जैसे इस अकिंचन व्यक्ति से जब इस तरह मिलने के लिए आई, प्रेम का प्रस्ताव रखने के लिए आई, तो उस बात को लेकर मुझे गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे, मैं इठला उठा अकिंचन देखा जैसे अपने सवेरे। उस समय अर्थात मुझ जैसे अकिंचन व्यक्ति से जब आपने इस तरह का प्रस्ताव रखा तो मैं इठला उठने का मतलब है मैं उस प्रस्ताव को देख करके बहुत प्रसन्न हो गया, अत्यधिक खुशी से
मदमस्त हो गया। मैं इठला उठा अकिंचन, देखा जो स्वप्न सवेरे, और उस समय मेरे को ऐसा महसूस हुआ जिस तरह मानो मैंने कोई सुबह का स्वप्न देख लिया हो। अब देखिए, ऐसा कहा जाता है कि सुबह का जो स्वप्न होता है वो व्यर्थ नहीं जाता है, वो सही सिद्ध होकर के रहता है। तो कवि कह रहा है कि उस समय मानो आपने जब मुझ जैसे अकिंचन व्यक्ति से इस तरह आपके उच्च स्वरूप को त्याग करके, आपके उच्च स्तर को त्याग कर मुझ जैसे अकिंचन व्यक्ति से जब आपने इस तरह प्रेम का प्रस्ताव रखा, मुस्कुराया, तो उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे मानो मैंने कोई सुबह का स्वप्न देख लिया हो और वो साकार हो रहा हो। मैं इठला उठा, इसी बात को लेकर मैं मदमस्त हो गया। मैं इठला उठा अकिंचन, देखे जो स्वप्न सवेरे, पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, किसले नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। अब आगे देखिए, उस प्रियतमा को संबोधित करते हुए, संयोग के क्षणों को याद करते हुए कभी फिर कह रहा है, क्या कह रहा है? पतझड़ था झाड़ खड़े थे। बाकी मेरी जो जीवन था उसमें तो क्या था? पतझड़ था झाड़ खड़े थे। पतझड़ था, पतला का मतलब निराशा थी, अर्थात मैं अपने स्तर को लेकर निराश था। लेकिन आपने जब इस तरह का प्रस्ताव रखा तो उसको लेकर मैं इठला उठा। तो अपनी स्वयं की निजी वो जिंदगी को बतलाते हुए कवि जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं, कवि क्या कह रहे हैं? पतझड़ था झाड़ खड़े थे, कि मेरी जीवन में तो पतझड़ था, पतझड़ का मतलब है निराशा थी, झाड़ खड़े थे, झाड़ खड़े का मतलब विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ था। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी थी, ज़्यादा अच्छा स्तर भी नहीं था, तो इन बातों को लेकर विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी। तो उस बात को बतलाता हुआ जयशंकर प्रसाद कह रहा है, पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में। और मेरी फुलवारी का मतलब है मेरी जो जिंदगी थी वो सूखी फुलवारी की तरह थी, जिसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी, विभिन्न प्रकार की निराशाएं थी। लेकिन किसले नव कुसुम बिछाकर, लेकिन ऐसी उस सूखी फुलवारी में, ऐसे उस नीरस हृदय में किसले नव कुसुम बिछाकर, किसले बोलते हैं कोपलों को, नए पत्तों को, नए पत्ते रूपी नए पुष्प लेकर के, नवीन पुष्प नए कोपलों को लेकर के बिछा करके आए तुम इस क्यारी में। अर्थात हे प्रियतमा, तुम ही सबसे पहले मेरी हृदय रूपी क्यारी में इस तरह प्रेम का प्रस्ताव लेकर आई। अर्थात मेरी इस तरह की उस जीवन में जिसमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ था, विभिन्न प्रकार की निराशाएं भरी हुई थी और एक सूखी फुलवारी की तरह था। सूखे का मतलब है निराश हृदय की तरह था, विभिन्न पीड़ाओं से घिरा हुआ था। ऐसे उस हृदय में किसले नव कुसुम बिछाकर, नई कोपलें, नए कुसुम लेकर के, नए फूल पुष्प लेकर के सबसे पहले उनको बिछा करके आए तुम इस क्यारी में। तुम ही इस तरह का प्रेम का प्रस्ताव लेकर के आए मेरे इस हृदय रूपी क्यारी में। आए तुम इस क्यारी में, कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, स्वर्गंगा की धारा में उज्जवल उपहार चढ़ाए। आगे देखिए, आगे जयशंकर प्रसाद जी भी कह रहा है, क्या कह रहे हैं? कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए। आपने देखा होगा कि हमारे समाज में एक धारणा होती है, जैसे हम गंगा में जाते हैं तो लोग अपनी मनोकामना का दीपक जला देते हैं। तो यहाँ कवि कह रहा है कि कितनी ही निर्जन रजनी में, कि मैंने कितनी ही निर्जन सुनसान रातों में, सुनसान रातों का मतलब विभिन्न प्रकार की समस्याओं में, कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, तारे रूपी दीपक जलाए। तारे रूपी दीपक जलाने का मतलब है, कवि कह रहा है कि मैंने अपने निजी जीवन में कितनी ही समस्याओं से घिर करके और रात्रि में इस तरह तारों को देखते देखते हुए अपनी रात्रि व्यतीत की। अर्थात विभिन्न प्रकार की समस्याओं में घिरा हुआ व्यक्ति को नींद नहीं आती है, वो जागृत अवस्था में रहता है और चिंतित रहता है। तो ऐसे चिंतित मनोदशा को व्यक्त करते हुए कवि जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं, कवि क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी उन दशाओं को लेकर के, अपनी परिस्थितियों को लेकर के और कितनी ही निर्जन रजनी में, कितनी ही सुनसान रात्रियों में मैं इस तरह तारों को देखते देखते इस तरह मैं रात्रि व्यतीत कर देता था। कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, तारे रूपी दीपक जलाए, स्वर्गंगा की धारा में उज्जवल उपहार चढ़ाए। लेकिन आज वो तारे रूपी जो दीपक है वही क्या हो गए? स्वर्गंगा की धारा में, मानो वो स्वर्ग रूपी उस गंगा की धारा में उज्जवल उपहार चढ़ाए, मानो उज्जवल उपहार के रूप में बन गए हो। जिस तरह हम गंगा नदी में जाकर के अपने दीपक जला देते हैं, वो दीपक जैसे जलता जाता है जब तक हम ये समझ लेते हैं मनोकामना पूरी होगी। तो कवि जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि मैं भी इस तरह अपनी समस्याओं को लेकर के सुनसान रात्रियों में, इस तरह से निर्जन रात्रि में मैं इस तरह से तारे रूपी दीपकों को देखता देखता इस तरह से रात्रि व्यतीत कर जाता था। ऐसी वो तारे रूपी दीपक ये वही मानो मेरे ऐसे लगे जैसे मानो वही आकाश रूपी गंगा में आज मानो उपहार के रूप में चढ़ गए हो और उपहार के रूप में चढ़ करके आप जैसी प्रियतमा मिल गई हो। इस तरह वो उस प्रियतमा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, स्वर्गंगा की धारा में उज्जवल उपहार चढ़ाए। अर्थात वही मानो आकाश गंगा की उस धारा में उज्जवल उपहार के रूप में चढ़ गए हो। सचमुख पे घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोदूली में कौतूहल से तुम आए।
इस तरह उस प्रियतमा को संबोधित करते हुए फिर जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं, शशि मुख पे घूंघट डाले। इस तरह तुम अपने चंद्रमा रूपी उस मुख पे घूंघट डाल करके अंचल में दीप छिपाए और आंचल में जिस तरह से दीपक को छिपा करके ले जाते हैं, अगर ऐसा आंचल होता है कपड़े का और उसमें जिस तरह दीपक को छिपाते हैं लेकिन दीपक की जो चमक है वो दिखाई देती रहती है, उसी तरह यहाँ दीपक क्या है, जयशंकर प्रसाद जो प्रियतम है उसके नेत्रों के सौंदर्य के लिए कवि कह रहा है कि तुम्हारा जो चेहरा है वो तो चंद्रमा के समान है। ऐसे उस चंद्रमा रूपी चेहरे को आप घूंघट में छिपा करके, जिस तरह अंचल में दीप छिपाए, जिस तरह आंचल में दीपक को छिपाते हैं लेकिन वो दीपक छिप नहीं पाता, उसका जो प्रकाश है वो उस आंचल में होकर दिखाई देता है, उसी तरह तुम्हारे घूंघट में होकर के तुम्हारा चंद्रमा रूपी मुख है वो मेरे को दिखाई देता रहता था। ऐसे उस चंद्रमा रूपी मुख को आप घूंघट में छिपा करके, अर्थात इस तरह आप लज्जा और शर्म के साथ शशि मुख पे घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। मेरे उस जीवन की उस गोधूली में, गोधूली का मतलब गोधूली का समय होता है कि सूर्यास्त और सूर्योदय से आधे घंटे पहले और बाद का जो समय आता है, सूर्योदय से आधे घंटे पहले और सूर्यास्त के आधे घंटे बाद का जो समय होता है वो गोधूली वेला का समय होता है। जब गाय घर आती है जंगल से और उस समय जो धूली उठती है वो गोधूली वेला होता है। गोधूली का वेला का मतलब होता है संध्या, संध्या का मतलब होता है यहाँ निराशा से। तो जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं जीवन की इस गोधूली में, अर्थात मेरे इस गोधूली जीवन में, गोधूली का मतलब है निराशाओं से भरे उस जीवन में कौतूहल से तुम आए, कौतूहल की तरह, आश्चर्य की तरह सबसे पहले तुम ही इस तरह अपने चंद्रमा रूपी मुख को इस तरह घूंघट में छिपा करके मेरे पास इस तरह का प्रस्ताव लेकर के आए। इस तरह उस प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहा है। आगे फिर कह रहा है जयशंकर प्रसाद जी, क्या कह रहा है, मैं एपलक इन नैनों से देखा करता उस छवि को, प्रतिभा डाली भर लाता कर देता दान सु कवि को। आगे कवि कह रहे हैं कि जिस समय आप इस तरह घूंघट में इस तरह अपने चंद्रमा रूपी चेहरे को छिपा करके मेरी गोधूली, मेरे निराशा भरे जीवन में जब आप इस तरह से कौतूहल के रूप में आए, तो मैं एपलक इन नैनों से, मैं एपलक, एपलक का मतलब है निर्विवेश, बिना पलक झपके मैं इन नेत्रों से आपके उस स्वरूप को देखता रहा। मैं एपलक इन नैनों से देखा करता उस छवि को, प्रतिभा डाली भर लाती कर देता दान सुख को। उस समय आपका जो स्वरूप है जिसको मैं एपलक नेत्रों से देखा करता था, वो उस समय वो स्वरूप मेरे को ऐसा लगता है जैसे मानो प्रतिभा डाली भर लाता कर देता दान सुख को, मानो प्रतिभा खुद है वो डाली भरलाई हो कर देता दान सो कवि को, और आकर के एक श्रेष्ठ कवि को मानो दान कर दी हो। अर्थात प्रतिभा खुद उपमाओं को भर करके, डाली का मतलब है झोली भरलाई हो, अर्थात प्रतिभा है वो खुद इस तरह उपमाओं की झोली भरलाई और उसने आकर के एक श्रेष्ठ कवि को दान कर दिया कि ये लीजिए उपमाएं, अब इन जो झोली भर करके जो उपमाएं मैं आपको दे रही हूँ इनसे इसकी मानो इस कवित्री की, वो इस नायिका की इस तरह इसकी सुंदरता का आप इस तरह उपमान दे दीजिए, उपमाएं दे दीजिए। तो इस तरह यहाँ जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि जिस तरह मानो प्रतिभा खुद मानो झोली भर करके उपमाएं ले आई हो और उसने एक श्रेष्ठ कवि को आकर के दान कर दी हो कि ये उपमाएं है, ये मैं आपको दान कर रही हूँ, इनके माध्यम से आप किसी सुंदर नायिका के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। इस तरह मानो मेरे को ऐसा लगा कि आपका वो सुंदर रूप है, वो उस समय ऐसा लगा जैसे मानो प्रतिभा है वो खुद मानो झोली भर करके उपमाएं ले आई हो और उसने एक श्रेष्ठ कवि को ला करके दान कर दिया हो, कवि से इसकी उपमा कीजिए, इसकी तुलना कीजिए। इस तरह का आपका वो सुंदर रूप था। कहने का मतलब है कि अगर मैं झोली भरकर भी अगर मान ली जाए मैं उपमाओं से आपकी तुलना करूं तो वो उपमाएं भी कम हो जाए, आपका स्वरूप उनसे भी बढ़कर था। इस तरह का आपका वो स्वरूप था। यहाँ जयशंकर प्रसाद जी इस तरह अपनी उस प्रियतमा के उस अनित सौंदर्य का वर्णन करते हुए इस तरह उसका स्मरण कर रहे हैं, अपनी अनुभूति व्यक्त कर रहे हैं। धन्यवाद। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, इसके बाद आगे हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।